उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं लबाना गांव में, जहां हम मिलेंगे एक प्रगतिशील किसान से। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। बजट में खेती किसानी के लिए 1,31,000 करोड़ का प्रावधान। गेहूं और जौ में पीली रोग फैलने की संभावना। गौशालाओं को मिलेगा ऑनलाइन अनुदान। अलसी की 2 नई किस्में हुई विकसित और नींबू की फसल में करें केंकर रोग से बचाव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट संसद में पेश किया। आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1,31,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश वर्ष 2021-22 के बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ मिला है। वहीं कृषि क्षेत्र को भी आत्मनिर्भर बनाने पर बजट में जोर दिया गया है। सरकार ने क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल, काबुली चना, आयातित सेब, कपास, देसी चना, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट पर 5 से 50% तक एग्री सेस लगाया है। इससे इन चीज़ों का आयात अब महंगा हो जाएगा, जिससे कृषि बाजार में नई चमक और किसानों को उपज का उचित लाभ मिलने का अनुमान है। सरकार ने बजट में कृषि कारोबार को भी हाईटेक बनाया है। 1,000 कृषि मंडियों को ई नाम से जोड़ने की घोषणा बजट में हुई है। कृषि ऋण के लिए बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपए, सूक्ष्म सिंचाई कोष के लिए 10,000 करोड़, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के लिए 40,000 करोड़, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 65,000 करोड़ का प्रावधान किया है। इसी तरह ऑपरेशन ग्रीन के तहत 22 फसलों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी बजट बढ़ाया गया है। सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 1,31,000 करोड़ का सकल वित्तीय प्रावधान कृषि क्षेत्र के लिए किया है। कृषि वैज्ञानिकों ने इस समय गेहूं और जौ की फसल में पीली रोग की संभावना जताई है। फसलें खेतों में लहलहाने लगी हैं। किसान भी खेतों में स्वस्थ फसल देखकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, पर कहीं पीली रोग किसानों की मेहनत को बेकार नहीं कर दें। गेहूं और जौ की फसल में जनवरी माह के बाद यह रोग पीले धब्बों के रूप में दिखाई पड़ता है। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप शेखावत ने बताया कि नम वातावरण और कम तापमान में इस रोग का प्रसार ज़्यादा होता है। पीली रोग की शुरुआत में खेत के एक छोटे भाग में पीले धब्बे दिखाई देते हैं। निदान के अभाव में यह रोग धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। रोगग्रस्त पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले नारंगी रंग की धारियाँ बन जाती हैं। कुछ दिनों के बाद इन धारियों से कवक के बीजाणु पाउडर के रूप में बाहर निकलते हैं। हवा के साथ यह बीजाणु रोग का प्रसार करते हैं। डॉक्टर शेखावत ने बताया कि रोग नियंत्रण के लिए लक्षण दिखाई देने पर टेबुकोनाजोल 25.9% ईसी अथवा प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। गौपालन विभाग ने 8 जिलों के पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों को देखते हुए पंजीकृत गौशालाओं की अनुदान राशि का भुगतान ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। गौपालन विभाग की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में पशुपालन विभाग की सचिव आरुषि मलिक ने विभागीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मलिक ने बताया कि गौशालाओं को अनुदान राशि का भुगतान अब ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए गौपालन विभाग ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। इस सॉफ्टवेयर में पंजीकृत गौशालाओं को प्रार्थना पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद पशुओं का भौतिक सत्यापन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
बाद में प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत आरटीजीएस के माध्यम से गौशालाओं को अनुदान का भुगतान किया जाएगा। मलिक ने बताया कि बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू, टोंक, बारां, उदयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिले में ऑनलाइन राशि भुगतान के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने नंदीशालाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने अलसी की 2 नई किस्में विकसित की हैं। नई किस्मों को दिव्या और प्रियम नाम दिया गया है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने सिंचित और असिंचित क्षेत्र किसानों के लिए अलसी की 2 नई किस्में तैयार की हैं। अलसी की दिव्या और प्रियम किस्म आगामी साल से सेंट्रल जोन के किसानों के लिए उपलब्ध होंगी। विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक के मुताबिक अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना के तहत इन किस्मों का विकास किया है। अलसी की दिव्या किस्म की पहचान सिंचित क्षेत्र और प्रियम की पहचान असिंचित क्षेत्र के लिए हुई है। इन दोनों किस्मों से किसानों को प्रति हेक्टेयर 12 से 16 क्विंटल की औसत उपज मिलेगी। किसान इन किस्मों की बुआई मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कर सकेंगे। यह किस्में रोग प्रतिरोधी भी हैं। किसान भाइयों, नींबू की फसल में इस समय कैंकर रोग होने की संभावना है। रोग से बचाव के लिए जरूरी वैज्ञानिक उपाय करें। नींबू की फसल में कैंकर रोग के प्रकोप से उपज में हानि होती है। फसल में इस रोग का प्रकोप फरवरी और मार्च के महीने में होता है। इस रोग से पत्तियों, टहनियों और फलों पर भूरे रंग के कटे हुए भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त पत्तियां और टहनियां टूट जाती हैं। कागजी नींबू की फसल में इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। रोग नियंत्रण के लिए किसान भाई बोडो मिश्रण 4:4:50 अथवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 मिली अथवा बाविस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर 20 दिन के अंतराल पर फरवरी और मार्च के महीने में छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि पहले बताया था कि आज हम आए हैं लबाना गांव में, जहां हम मिलेंगे एक प्रगतिशील किसान से जिन्होंने जैविक खेती अपना रखी है और बहुत सारे नवाचार कर रखे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे, हमारे प्रगतिशील किसान अनुज गोदारा जी से। गोदारा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। गोदारा जी, आप विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि आपने फार्म में किस किस प्रकार के नवाचार कर रखे हैं। हमने नवाचार के रूप में अगर मैं देखूं खेतीबाड़ी के अंदर, तो हमने एक तो मल्टीलेयर फार्मिंग कर रखी है, जिसके अंदर हम एक ही फसल के साथ 2 से 3 या 4 तरह की फसलें भी ले सकते हैं मौसम के अनुसार। तो उसके साथ हमने ड्रिप इरिगेशन भी अपनाया है, जिससे कम पानी में हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और 3 या 4 फसल लेते हैं तो उसमें हमारे खाद का भी बचत होता है और प्रॉपर उसका हर फसल उपयोग में भी लेते हैं। आपने खाद की बात की, तो खाद आप किस प्रकार की अपनाते हैं? खाद के अंदर हमने 1-2 तरह के तो जैव कल्चर तैयार कर रखे हैं। उसके साथ में गोबर की खाद को हम सड़ा के उसके अंदर जो हमारी जो एक्स्ट्रा सब्जियां हैं या जो खरपतवार है जो भी निकलती है, उसको गोबर के साथ मिक्स करके उसको डीकम्पोजर से सड़ा के और उस खाद को हम काम में लेते हैं। उसके साथ साथ मुर्गी की खाद को भी काम में लेते हैं। आपने 3 फसलें एक साथ उगाई हुई हैं। सब्जियां हमने देखी कि आपने सौंफ भी उगाया है, आपने प्याज भी उगाया है, आपने आलू भी। तो ये जो क्रम रखा है आपने सब्जियों का, इसका निर्धारण कैसे करते हैं? इसका निर्धारण अगर अपन मल्टीलेयर फार्मिंग की बात करें तो उसमें ये ध्यान रहना चाहिए, एक तो फसल की हाइट के अनुसार कौन सी फसल कितने समय में ऊपर जा रही है, कौन सी फसल कितने समय में पक के तैयार हो रही है। दूसरा, अपने को जड़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे प्याज हो गया, प्याज के साथ आलू और ये लहसुन ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारी कंद वाली सब्जियां हो गई। कंद वाली सब्जियां अपने एक साथ मल्टीलेयर फार्मिंग में नहीं ले सकते। जैसे हमने लिया प्याज को बीच में लिया, उसके हरी प्याज को लिया है तो उसमें कंद का कोई रोल नहीं रहता, हरी प्याज जल्दी उखड़ जाती है। उसके साथ में आलू को लिया है और उसके साथ में सौंफ को लिया है, तो पहले हरी प्याज उखड़ जाएगी, हरी प्याज के बाद में आलू उखड़ जाएगा और सौंफ लंबे समय तक चलेगी। और सौंफ की जो छाया बनेगी उसी के नीचे हम उसी छाँव में अभी जो गर्मी आ रही है उसके अंदर हम पालक हो गया या फिर जो धनिया है जो गर्मी को कम सहन कर पाता है, तो उसको हम उसके नीचे उगा देंगे। और जब सौंफ कटेगी
उसके साथ साथ धनिया भी कट जाएगा। तो उसके बाद में हम आगे इसमें फ्लोरिकल्चर भी कर लेते हैं साथ में। जैसे जो गर्मी में जो चलने वाले फूल हैं तो उनको हम धनिया के बीच में लगा देंगे, तो धनिया को काट के, हरे धनिया को, और फिर वो उसका प्रोडक्शन ले जाएगा। तो ये क्रमवार चलता रहेगा प्रोडक्शन, कोई भी ज़मीन अपनी खाली नहीं रहेगी और अपना जो ज़मीन का प्रॉपर उपयोग होता रहेगा। सर्दी के मौसम में किस प्रकार से आप अपनी सब्जियों की देखभाल करते हैं, किन उपायों को अपनाते हैं? सर्दी से फसल को बचाने के लिए सबसे पहले तो अपने को थोड़ी सी सर्दी कब पड़ने वाली है इसकी थोड़ी सी अपने को जानकारी होनी चाहिए। जैसे सर्दी जिस दिन गिरेगी उस दिन थोड़े बहुत प्रकृति में बदलाव होते हैं। जैसे शाम के 6 बजे के बाद हवा एकदम से रुक जाती है, शाम के 6 बजे के बाद हवा एकदम से रुक जाती है। उसके बाद में अपने को ये देखना है कि हवा किस तरफ से चल रही है। हवा का रुख के अनुसार अपने को पता करना पड़ता है, बादलों के कलर के अनुसार अपने को पता करना पड़ता है। अगर उनका कलर रेड है तो हो सकता है सर्दी नहीं गिरे, और अगर वाइट दिख रहे हैं तो सर्दी कंफर्म है कि गिरेगी। रेड है तो बरसात गिरने के चांस रहते हैं और बरसात में सर्दी कम हो जाती है, जो फसल को नुकसान करने वाला पाला नहीं गिरता। और उसके बाद में अगर इस तरह के कुछ भी प्रकृति में अपने को दिख रहे हैं लक्षण, तो अपने को अपनी जो उत्तर और पश्चिम की जो मेड़ है उस पर धुआं कर देना चाहिए शाम को 6-7 बजे के बाद में। और अगर ज़्यादा पाला गिरने की अगर कुछ फसलें हैं जैसे टमाटर हो गया, इनमें ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इनको किसी कपड़े से या फिर किसी और खास घास से, फूस से, उससे शेड बना के उससे ढक देना चाहिए रात के समय में? रात के समय में। और सुबह उनको वापस जैसे धूप निकले तो उनको हटा देना चाहिए। बदलते मौसम में जैसा कि गर्मी में, तो इन उपायों में क्या परिवर्तन होता है? उस वक्त की फसलों को आप कैसे बचाते हैं? गर्मी में खूब सारी फसलें तो ऐसी है जो गर्मी में सीजनल होती है, जिनमें गर्मी का कोई असर नहीं होता। लौकी, तोरी या गिल तोरी हो गई, या कुछ तरह के टमाटर की जो वैरायटी आ गई उनमें। और जैसे कुछ फसलें होती है जिनमें गर्मी का असर होता है, जैसे धनिया हो गया या फिर अपन कहे पालक हो गया, और लेट्यूस भी गर्मी में थोड़ा कम चलता है। खीरे में प्रॉब्लम आती है, ककड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह की अगर सब्जियां अपन ले रहे हैं तो उनमें या तो अपन एक तरह का शेड बना के उसमें खेत का जो घास फूस है वो काम में ले सकते हैं। दूसरा, आजकल एक ड्रिप के जैसा ही रेन पाइप आया है, तो जो एक हल्की सी बरसात करता है, तो उसको दिन में 3-4 बार अपन चला सकते हैं, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आप खाद किस तरह से तैयार करते हैं? खाद एक तो आजकल जो चल रहा है सबसे ज़्यादा डीकम्पोजर का चल रहा है। तो डीकम्पोजर अपने को एक जो है वो अपने को इफ़को वाले सेंटर से मिलता है, और उसको गुड़ में घोल के अपन तैयार करते हैं। तो वो डीकम्पोजर अगर पानी में बहाएंगे तो उसका काम ये रहता है कि जो अपने ज़मीन के अंदर जो एक्स्ट्रा कचरा जो है ना, जो बीज है या वीडी साइड की, ये जो भी है, वीड के बीज हो गए और हो गए, उनको सबको सड़ा गला के उसकी खाद बना देता है। दूसरा, उसको अगर अपन गोबर की खाद है, जैसे अपने गायों के गोबर का जो ढेर है घर में, उसमें पानी छिड़क के और वो डीकम्पोजर का अपन उस पर स्प्रे करते रहे तो 2 महीने में सड़ गल के वो तैयार हो जाता है। और अपन अगर बात करें कीटों से बचाने के लिए, तो कीटों से बचाने के लिए अपन इसके अंदर एक तो काम में लेते हैं गुड़ और ये तंबाकू के घोल को। जैसे आधा किलो तंबाकू को लेके उसमें 3 किलो गुड़ को मिक्स करके मटकी में डाल के 4 लीटर पानी डाल के और उसको गोबर की खाद में दबा देते हैं। तो उसके बाद में 15 दिन में वो घोल तैयार हो जाता है। तो वो आधा लीटर 15 लीटर पानी के अंदर हम उपयोग में लेते हैं, जो 3-4 काम करते हैं। उससे बढ़ान, ये फुटान होती है, ग्रोथ होती है, और उसके साथ में फ्लोरिंग आती है, और वो जो कैटरपिलर जितने भी हैं उन सबको वो ख़त्म करता है। उसके बाद में जो अपने ये रस चूसक कीट हो गए, और इनके लिए हम 10 परनी रसायन काम में लेते हैं, जिसके अंदर जैसे आख धतूरा या फिर इस तरह के पौधे लेते हैं, नीम, आंवला, उनकी पत्तियां लेते हैं जिनको गाय भैंस या कोई जानवर खाता नहीं हो। उस तरह की 10 पत्तियां लेके उनको उबाल के उनका घोल बना के और 1 लीटर 15 लीटर पानी में मिक्स करके और रस चूसक कीटों के लिए उपयोग में लेते हैं। आपने इतनी महत्वपूर्ण और तकनीकी जानकारी दी है, तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि ये सारी जानकारियाँ आपने कहाँ से प्राप्त की? क्या आपने कोई प्रशिक्षण लिया है? मैं मेरी भाषा में अगर कहूँ तो ये जो तजुर्बा होता है इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए आपको दिन रात खेत में अगर खेती से संबंधित है तो उसके अंदर आपको दिन रात पूरे एक जगह ध्यान केंद्रित करके कार्य करना होता है। और जैसे जैसे समस्याएं आती है वैसे वैसे आप नए नए आविष्कार करते जाते हो, नए नए तजुर्बे होते जाते हैं और आप सीखते जाते हो। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और तजुर्बा हर चीज़ को अच्छा बनाने में हमेशा काम आता है।
तो हमारे किसान भाइयों को आप ये भी बताएं कि वो और क्या ऐसे नवाचार कर सकते हैं जो उनके लिए वो लाभदायक हो सकते हैं। किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, जैसे गेहूं कर रहे हैं, कपास कर रहे हैं, वही करते जा रहे हैं, तो उनको अगर जैविक खेती में आना है तो कम से कम उनको खुद के लिए जैविक उगाना शुरू करना चाहिए। और उसके साथ में थोड़ी ज़मीन पे, अगर 10 बीघा ज़मीन पे खेती कर रहे हैं तो उनको 2 या 3 बीघा ज़मीन में ये परिवर्तन ज़रूर करना चाहिए। जैसे जैविक सब्जियां हो गई या कोई और अन्य हो गए, जैसे अपने औषधीय सब्जियां हो गई, इस तरह के उनको परिवर्तन करना ज़रूरी है। और ख़ुद के लिए कम से कम उगाएं। मैं तो ये कहूँगा, आप अगर औरों के लिए नहीं कर पाते हैं तो कम से कम खुद के लिए उगाएं और खुद इस कैंसर जैसी जो बीमारियां हो रही है केमिकल से या और नई तरह की बीमारियां हो रही है, उनसे अपने को और अपने परिवार को बचाएं। और अगर किसान खुद के लिए उगाने लगेगा तो वो उसमें ट्रेंड हो जाएगा एकदम से जैविक खेती में, और फिर वो पूरे स्तर पे कर सकता है। आपने जैविक खेती अपनाई, बहुत सारी सब्जियां और फल अपने फार्म हाउस पे उगा रखे हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों को ये भी बताएं कि ये जब उत्पादन आप लेके बाज़ार कहाँ से उपलब्ध होता है? बाज़ार अगर मैं मेरे फार्म की बात करूं तो ये लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, ये दिल्ली हाईवे पे है, तो इसलिए यहाँ से हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ निकलती हैं और अपने आप यहाँ कस्टमर आते हैं। बाकी आपको अगर इसमें सबसे बड़ी समस्या अगर मैं बताऊं तो किसान जैविक में पीछे हटने के 2 कारण हैं। एक तो वो ये सोचता है कि अगर मैं जैविक करूँगा तो मेरा उत्पादन कम हो जाएगा, और ये बात सही भी है, पर उसको अगर तरीके से करवाएं तो उत्पादन कम नहीं होगा। अगर वो 1 हेक्टेयर में 100 किलो केमिकल यूज़ कर रहा है और वो 100 का 100 छोड़ के अगर जैविक पे आ गया तो बिल्कुल जायज़ बात है कि उसका उत्पादन कम हो जाएगा। पर अगर उसको शुरुआत करनी है तो वो 100 किलो को पहले साल वो 50 किलो कर दे और 50% उसमें जैविक का इस्तेमाल करे, और दूसरे साल 100 को अगर वो 25 कर दे और 75% जैविक जो उत्पाद है या जैविक खाद है उनका इस्तेमाल करेगा, तो वो ऐसे इस तरह से वो 1.5 से 2 साल में पूरी ज़मीन को अपने प्रॉपर जैविक खेती के लायक बना लेगा और उसका उत्पादन 1% भी कम नहीं होगा। दूसरा किसान ये सोचता है कि हाँ भाई हम जैविक कर रहे हैं और बढ़िया उत्पादन भी ले रहे हैं, पर हमें तो अच्छे रेट नहीं मिल रहे। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके कपास की खेती को ले लीजिए, जैसे हमारे उधर गंगानगर के क्षेत्र में है या पंजाब में कपास की खेती होती है, तो उसमें पेस्टिसाइड का इतना उपयोग होता है कि 5 से 6 हज़ार रुपये पर बीघा उसका खर्चा आ जाता है पेस्टिसाइड का। और अगर आप इसका उत्पादन कपास का अगर जैविक तरीके से बगैर 1 रुपये का खर्च किए हुए घर पे रसायन वगैरह ये जो तैयार करके, जैसे ये 10 बर्नी रसायन हुआ और दूसरा मैंने जो आपको तंबाकू वाला बताया, तो आपके 5,000 रुपये पर बीघा वो बच गए और आपका उत्पादन जो पहले हो रहा था वही हो रहा था। तो आप वो देखिए, अब किसान ऐसे देखता है कि मैंने जैविक गेहूँ तैयार तो कर लिया पर मुझे इसका 40 रुपये 50 रुपये मिलना चाहिए, तो उसको ये नहीं देखना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि भाई जहाँ तेरे 3,000 रुपये या 5,000 रुपये बीघा में तैयार हो रहा था वो तेरा 1,000 रुपये में तैयार हो रहा है, तो तेरे को 4,000 रुपये वो बच गए। दूसरा तेरी ज़मीन है जो उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है और वो केमिकल फ्री हो रही है। हमने आपके फार्म पे देखा है कि आपने फलों की खेती भी कर रखी है। आपने कुछ परंपरागत फल उगा रखे हैं और कुछ गैर परंपरागत, तो जैसे स्ट्रॉबेरी भी हमने देखा, इसके बारे में आप बताएं। स्ट्रॉबेरी अभी पहले ऐसे लोगों का मानना था कि जो शीत प्रदेश है वहीं पे होती है, पर हमने 1-2 साल से इसका ट्रायल करके देखा है, ये अपने यहाँ भी हो जाती है। इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करने का और लगाने का थोड़ा सा तरीके में परिवर्तन करना होता है, बाकी अपने यहाँ भी हो जाती है। और इसमें एक ये रहता है कि थोड़ा सा उत्पादन उन इलाकों के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, बाकी उसमें कोई समस्या नहीं है, होने में कोई समस्या नहीं है स्ट्रॉबेरी के। और एक अपने को थोड़े जो वैरायटी है ना, उसका थोड़ा सा अपन चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी वैरायटी जो है जो अपने यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। अच्छा, सबसे पहली बात आपने बताया कि जैविक खेती अपनाते वक्त किसानों की ये भ्रांति होती है कि उनको लाभ कम होगा, लेकिन बावजूद इसके आपने ये अपनाया है, तो ये प्रेरणा जैसे आपको मिली है, आप हमारे किसान भाइयों को किस प्रकार से संदेश देकर या प्रेरित कर सकते हैं, इस विषय में बताइए। ये अगर किसान शुरुआत करना चाहे तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं जाना ही पड़े। अगर वो जा सकता है ट्रेनिंग लेने, अच्छी बात है। अगर नहीं जाएगा तो जैसे दूरदर्शन हो गया और डीडी किसान हो गया, इस तरह के चैनल्स पे वो इसकी शुरुआत कर सकता है बेसिक सीख के। किसान भाइयों, कितनी अच्छी जानकारियाँ अनुज गोदारा जी ने हमसे साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारियाँ आपके लिए भी लाभदायक होंगी। गोदारा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे किसान भाइयों को अपने विचार और अपने नवाचारों से अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद।
केंद्र सरकार द्वारा जो एग्रीकल्चर बजट, कृषि बजट जो वर्तमान में दिया गया है, जिसमें माइक्रो इरिगेशन पे इस बार सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उसका करीब बजट 10,000 करोड़ के आसपास का फिक्स किया है। उससे क्या होगा कि जो इरिगेशन सिस्टम है वो किसानों को बहुत अच्छे सुदृढ़ तरीके से प्राप्त होगा और ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इस बार के बजट में जो सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसको लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास में कर दिया है। इससे सीधा किसानों को फ़ायदा होगा। जो नई टेक्नोलॉजीज़ है वो सारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इससे लगता है कि किसानों की आय भी बढ़ने के बहुत अच्छे संकेत एक तरह से गवर्नमेंट ने सीधा दिया। जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नई टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, पॉली हाउसेज हो गया, ग्रीन हाउसेज हो गया, हाईटेक एग्रीकल्चर का जितना भी सारा सिस्टम है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड के अंदर में कवर हो सकता है। तो अल्टीमेटली सीधा फ़ायदा किसानों को जाने वाला है। वर्तमान बजट में सरकार द्वारा जो किसानों को कर्ज या ऋण की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, उस ऋण के मार्फत करीब 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब प्रावधान रखा है कि वो किसानों को मतलब ऋण मुहैया कराएगी। जब सीधा किसानों को ऋण आसान मिलेगा तो वो नया टेक्नोलॉजी, नए जो डेवलपमेंट्स है उन सब चीज़ों में वो इन्वेस्ट करेगा, तो उससे उसकी आमदनी और आय बढ़ने में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने इस बार एक बहुत अच्छा स्टेप्स किया है। जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम थी उसमें जो जल्दी अपने ख़राब हो जाने वाली जो सब्जियां थी उसके अंदर लगभग 22 सब्जियों को इस बार उन्होंने इसके अंदर ले लिया है। तो जो भी सीधा किसानों को फ़ायदा पहुंचाने का सरकार ने काम किया है। सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन में 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा है, जो किसान हित के लिए बहुत ही सराहनीय है। इससे किसानों की आय दुगुनी होगी एवं किसान सक्षम बनेगा। सरकार का एक सराहनीय काम ये रहा है कि सरकार क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल और काबुली चना और कपास इत्यादि इन फसलों पर सरकार ने आयात शुल्क बढ़ा दिया, जिससे स्थानीय किसानों की खरीद बढ़ेगी और खरीद बढ़ेगी तो उनको फसल का उचित मूल्य मिलेगा। ये सरकार का हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा कदम रहा है। किसान भाइयों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम में क्या कुछ आप देखना चाहते हैं, क्या है आपके सुझाव, लिख भेजिए हमें इस पते पर। कृषि दर्शन कार्यक्रम, डीडी राजस्थान, झालाना ढूंगरी, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, हम कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।